नंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पर्युषण पर्वों की पावन वेला आपके समक्ष उपस्थित है। पूरे देश और दुनिया में जहाँ जहाँ श्रवण संस्कृति के अनुयायी निवास करते हैं, वहाँ वहाँ पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक प्रकल्पों के द्वारा इन पर्वों की आराधना बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ की जा रही है। थोड़ा सा कोरोना काल की वजह से हर साल जैसी स्थिति जो एक सामाजिक रूप से देखने में आती है वो तो नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर धर्म आराधना अपने अपने घरों में आज भी बहुमात्रा में की जा रही है। जिसके आंकड़े बेशक लोगों तक ना पहुंच पाए, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन पर्व की आराधना लोग बाग शास्त्र श्रवण, प्रतिक्रमण आराधना, यथाशक्ति त्याग और तप की आराधना करते हुए इन पर्वों की आराधना बड़े अच्छे ढंग से लोग बाग कर रहे हैं। और कोरोना काल में प्रवचन सुनने सुनाने की टेक्निक जो है बिल्कुल चेंज हो गई है और लोग जो है बिल्कुल खाली नहीं है, सुने नहीं है कि वे बिल्कुल भगवान की वाणी सुनने को मौका ही नहीं मिला। किसी भी माध्यम से मिला और लोगों को अच्छी लार्ज स्केल पर कहीं ना कहीं सुनने का मौका मिल रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। इन दिनों में आप लोग श्री अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना सुन रहे हैं। यहां बीड़ संघ के तत्वावधान में अभी आप लोगों ने अंतकृत दशांग सूत्र की आज की वाचना श्रवण करी और उस वाचना के बाद जो प्रवचन का क्रम चल रहा है, 8 दिवसीय प्रवचन माला का जो आयोजन यहाँ पर किया गया है, उसमें आज का निर्धारित विषय है युवा शक्ति का भंडार। युवा शक्ति का भंडार कि युवक जो है वो शक्ति का भंडार है। शक्ति का अभिप्राय केवल मात्र बाह्य शक्ति नहीं है कि भाई युवक जो है 20, 30, 40, 50, 100 किलो का वजन उठा के कहीं फेंक सकता है। उस दृष्टि से यह शक्ति की बात नहीं कही गई है। यह शक्ति की बात कही गई कि जवानी में जो व्यक्ति में उत्साह होता है, जो एक कर्मठता होती है, काम करने की लगन होती है, भाग दौड़ कर सकता है, शारीरिक श्रम भी कर सकता है, मानसिक ताकत भी अच्छी होती है, इंद्रियां भी तरुणाई में होती हैं और खूब ज्ञान विज्ञान से संपन्न युवा जब आगे आता है तो ऐसे प्रतिभाशाली शक्तिशाली युवक देश समाज राष्ट्र के लिए वरदान बन जाते हैं। किसी भी संघ समाज संस्था राष्ट्र इन सब में युवा जो है उनकी अपनी एक विशेष भूमिका होती है और वह देश समाज राष्ट्र के भविष्य का निर्धारण करने में सक्षम होते हैं। किसी घर में 2-3 नौजवान भाई हैं, तीनों कमाते हैं, बड़े मेहनती हैं, संस्कारी हैं और लगातार अच्छी दिशा में अपना पुरुषार्थ करते हैं, तो घर को विकसित करते हैं, घर को आगे बढ़ाते हैं। किसी संघ समाज में 150 युवाओं का एक संगठन हो, वो संघ समाज में हमेशा रचनात्मक कामों में आगे रहे, ऊर्जा से भरकर के वे बड़े लोगों के इशारे पर काम करने के लिए तैयार रहें, तो वह समाज निश्चिंत हो जाता है। हमारे यहाँ पर युवाओं की एक शक्ति है और हमारे समाज के युवक बड़े विनयशील हैं, विवेकशील हैं, धार्मिक हैं, संस्कारी हैं और थोड़ा सा भी उनको संघ समाज में कोई अच्छे काम के लिए बोल दो, इशारे मात्र पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे देश की बात आती है। आज सौभाग्य है, समय कुछ ऐसा चल रहा है। अभी आप आबादी की बात सुन रहे थे। हमारे देश के जो नियंता हैं, हमारे देश के जो कर्णधार हैं, हमारा जो देश का राजनीतिक नेतृत्व है, उसका ये मानना है
कि हाल फिलहाल आबादी के साथ साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो अभी कम से कम 2050 तक बना रहेगा कि हमारे देश में बूढ़े और बच्चों की अपेक्षा युवाओं की संख्या भारत में ज़्यादा है। जापान में बूढ़े ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ और देश ऐसे जब बूढ़ों की तादाद ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी आएगी, लेकिन थोड़ा अभी समय है। तो भारत इस बात पर गर्व कर रहा है कि युवाओं की तादाद को प्रशिक्षित करके हम कल कारखानों में, उद्योगों में, राष्ट्र के निर्माण में उनको शिक्षित करके अच्छी दिशा में लगाएं और भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए। आबादी की समस्या एक अलग विषय है। इसके नियंत्रण के लिए बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग लगातार सरकार को सूचनाएं देते रहते हैं और किस प्रकार से इन चीज़ों को कैसे समय आने पर कंट्रोल करना है, इसका एक रेगुलेटर है और रेगुलेटर को ठीक करने के लिए समाज के बड़े बड़े नीतिवान लोग राष्ट्र के अंदर सरकारों को समय समय पर सूचनाएं प्रदान करते रहते हैं। तो किसी भी देश, समाज और राष्ट्र के जो उत्साही, ऊर्जावान, मेहनती, पढ़े लिखे, संस्कारवान युवक यदि हैं तो वे सबके लिए वरदान बन जाते हैं। युवा पीढ़ी वरदान कब बनती है? जब युवा पीढ़ी में कुछ विशेषताएं हों, कुछ गुण हों, कुछ अच्छाइयां हों। आप देखेंगे कि युवा पीढ़ी चाहे अपने घर, समाज कहीं भी ले लें, यदि वो आत्मविश्वासी है, उनका कॉन्फिडेंस बड़ा ऊंचा है, तो वे बड़े बड़े काम सफल कर देते हैं। हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे कुछ युवक होते हैं जिनकी एक विशेषता होती है कि वे दायित्वशील होते हैं। दायित्वशील कहते हैं जिम्मेदारी स्वीकार करने वाले, जिम्मेदारी को निभाने वाले। तो जिम्मेदारी, दायित्वशीलता को जहां निभाने वाले युवक हैं, वो पूरे समाज के लिए वरदान बन जाते हैं। अब युवा तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मान लो युवाओं का एक छोटा मोटा ग्रुप है, उसमें अच्छे संस्कार नहीं है, जुआ वो खेलते हैं, शराब वो पीते हैं, सट्टा वो खेलते हैं और दुर्व्यसनों का सेवन वो करते हैं। तो ऐसे युवा जिनमें संस्कार हैं, वो तो घर, परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए वरदान बनेंगे, और जिनमें से संस्कार नहीं, सबके लिए अभिशाप बन जाते हैं। तो जहां अच्छे गुणों का समावेश युवाओं के अंदर है, तो वहां रचनात्मक समाज का निर्माण होता है, वहां रचनात्मक समाज बनता है और समाज में रचनात्मकता आगे बढ़ती है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने देश की युवा पीढ़ी को रचनात्मक बनाने का हर संभव प्रयास करें। शिक्षा से संस्कारी बनाएं, संस्कारों से संस्कारी बनाएं, उनको अच्छा माहौल देने का हम प्रयत्न करें। एक प्रश्न है कि हम युवा किसको कहें, कि युवा कौन है जो युवापने की कसौटी पर खरा उतर सकता है। कहा गया है युवा वो है जो तनाव के माहौल में भी तनाव मुक्त रहे, तनाव के माहौल में भी तनाव मुक्त रहे, जल्दी जल्दी टेंशन में ना आए। और कहा है युवा वो है जो प्रतिस्रोतगामी है। प्रतिस्रोतगामी कहते हैं विपरीत, उल्टी दिशा में चलने की ताकत रखने वाला। दुनिया कह रही है कि भाई फला दिशा में मत जाना, खतरा ही खतरा है, वो कहे मैं जाके दिखाता हूं और सफल होके दिखाता हूं, मैं खतरों को चुनौती देता हूं। तो प्रतिस्रोत, पानी जिस दिशा में बह रहा है, नाव भी, शिप भी, लोग भी उस दिशा में बहते हैं। लेकिन असली युवा वो है जो प्रतिस्रोतगामी हो, उल्टी दिशा में चलने की ताकत रखता हो कि मुझे चुनौती स्वीकार है, मैं चलूंगा। और युवा वो है जो केवल भविष्य के सुनहरे सपनों में खोया ना रहे या अतीत का रोना ना रोए, जो वर्तमान में जीना जानता है कि वर्तमान, प्रेजेंट काल क्या है, उसकी चुनौती क्या है, घर के, समाज के हालात क्या है,
मैं इनको ठीक करके दिखाऊंगा। तो ऐसे प्रतिभाशाली युवक जो वर्तमान में जीना चाहते हैं और वर्तमान की चुनौतियों को ठीक करते हैं, और जो युवा वो है जो परिस्थितियों से लोहा लेना जानता है, परिस्थितियों का मुकाबला करना जानता है, तो वो युवा है। अभी एक महिला कहेंगे, उसे युवती भी कह सकते हैं क्योंकि शादी को एक लंबा समय नहीं हुआ है, विदेश में कहीं अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रही थी। उसके मन में आया कि ठीक है, कमाई धमाई ठीक सी कर ली है, अब मुझे अपने देश भारत जाना चाहिए और भारत जाकर के वहां के कुछ हालातों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो उस प्रतिभाशाली युवती ने भारत में आकर के क्या देखा कि जहां देखो जीमणवार होते हैं, थर्मोकोल की क्रॉकरी और प्लास्टिक की क्रॉकरी को लोग खाते हैं और फेंकते हैं। यूज एंड थ्रो, खाओ पियो और फेंको। नाले नालियां जम जाते हैं, कूड़ा इकट्ठा करके जलाया जाता है। तो उसने अपने दिमाग से एक उपाय ढूंढा कि देश में जितने गन्ना मिल हैं जहां शुगर बनता है, गन्ना मिल में जो गन्ने की खली बचती है, उस खली को इकट्ठा करके लुगदी बना करके ऐसे कप प्लेट बनाना जिसमें कि चाय पीनी हो, दूध पीना हो, सब्जी डालनी हो, लिक्विड या सेमी लिक्विड चीज डालनी हो, वो चीज खराब ना हो और लोग आराम से खाना खा लें, जो जल्दी से प्रकृति में डिस्पोज हो जाए, मिक्स हो जाए, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। ये क्या है? ये एक समझ है कि हम जो है परिस्थिति से लोहा लेना जानते हैं। समय आएगा और बहुत सारी समस्याओं का समाधान युवाओं ने ही किया है, और भविष्य में भी युवा ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करके सब कुछ अच्छा करेंगे। युवा वो है जो पुरुषार्थी है, आलसी नहीं है, प्रमादी नहीं है, हमेशा मेहनत में भरोसा करता है, मेहनती है। तो मेहनती युवक जो होता है वो बड़े बड़े अच्छे काम करने में सफल हो जाता है। युवा वो है जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, हताश निराश नहीं होता। युवा वो है जो संयमी है। भरी जवानी की उम्र है, कई प्रकार की गलत दिशाओं के आकर्षण उसको आकर्षित करते हैं, लेकिन वे अपने आत्म संयम के द्वारा अपने आप पर कंट्रोल करते हुए, अपने आप को अनुशासन में रखते हुए कहता है, नहीं, नशा नहीं करना, दुर्व्यसनों का सेवन नहीं करना, गलत काम नहीं करना, अच्छा ही काम करना है। तो ये संयम और अनुशासन जिस युवा के अंदर है, वह युवक पूरे देश, समाज, राष्ट्र और परिवार के लिए वरदान बन जाता है। हर युवा को चिंतन करना चाहिए, मैं कहां खड़ा हूं, क्या मैं इन सभी कसौटियों पर खरा उतरता हूं, या एक दो कसौटियां मेरे जीवन में नहीं है। तो युवक अपने आप को स्वयं कसौटी पर कस के खरा उतरे, और जो युवक खरे उतरते हैं वह सबके लिए वरदान बन जाते हैं। देश, समाज, राष्ट्र, परिवार, सबके लिए, विश्व के लिए वरदान बनते हैं। तो ऐसे युवाओं की कल आवश्यकता थी, आज आवश्यकता है, और भविष्य में भी आवश्यकता रहेगी। आदर्श युवक हम किसको कहें कि भाई ये आदर्श युवक है और इसमें ये गुण हैं और ऐसा सबको बनना चाहिए। तो आदर्श युवक की परिभाषा कुछ चिंतकों ने दी है। वह आदर्श युवक के बारे में कहते हैं कि आदर्श युवक वो है जो श्रद्धा से भरा हुआ है, श्रद्धाशील है। और श्रद्धा से भरे होने का अर्थ ये नहीं कि अंधश्रद्धा से भरा हो, कि आंख मूंद करके जी महाराज, तहत महाराज, या जी माता पिताजी, या फला जी, ढिकड़ा जी करे, नहीं। श्रद्धाशील रहे लेकिन तर्क की गुंजाइश भी रखे, कुतर्क ना करे लेकिन तर्क जरूर करे, और सही सम्यक तर्क करे जिसमें जिज्ञासा छुपी हो। तो ऐसे जो श्रद्धा से आप्लावित युवक होते हैं वह अपने आप के जीवन को हमेशा अच्छी दिशा और अच्छे कार्यों में लगाने में सक्षम होते हैं। दूसरा आदर्श युवक का गुण बतलाया है कि वह सहनशील हो।
उसमें बर्दाश्त करने का मादा हो, वह मिनट में ही उखड़ ना जाए, लाल पीला ना हो जाए, उत्तेजना से ना भर जाए, थोड़ा पेशेंस रखे। होता क्या है, हम सबकी एक साइकोलॉजी बन गई और कहते हैं अरे अभी तो जवानी की उम्र है, आ जाता है जवान बच्चे, गुस्सा आ जाता है, ऐसा है वैसा है। लेकिन नहीं, सिंसियर होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, बर्दाश्त करने का मादा हो। ठीक है कभी कुछ ओवर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अधिकांशतया सहनशीलता युवाओं में होनी चाहिए। और तीसरा कहा है आदर्श युवक के बारे में, विचारशील हो। विचारशील का मतलब है दिमाग से काम ले, विचार चिंतन वाला हो, सोच विचार रखने वाला हो, अच्छे बुरे के अंतर को जानने वाला हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना क्या नहीं करना, और किस समय क्या करना है, आदि आदि, इन सब चीजों से विचारशील हो। जब विचारशील युवक होते हैं तो वह अनेक प्रकार के अवरोध और बाधाओं के बीच में भी अपना रास्ता बना लेते हैं। कहीं ट्रैफिक जाम है, भीड़ ज्यादा है, एक समझदार टू व्हीलर वाला गलियों से दाएं बाएं से हॉर्न बजाते बचते बचाते निकल करके पार हो जाता है। और कुछ होते हैं भीड़ में उलझते रहते हैं, भिन भिनाते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। समस्याओं का जाम हर जगह मिलेगा, लेकिन समस्याओं से पार पाना है तो ऐसे में जो लोग विचारशील होते हैं तो अपने विचारों के द्वारा रास्ता बना करके पार हो जाते हैं। जिनमें विचारशीलता स्वयं की नहीं है, वो औरों के विचार और औरों के कार्यों के द्वारा डिस्टर्ब रहते हैं, पीड़ित परेशान रहते हैं, और उनकी हालत ये रहती है, एक ने कह दिया ठीक है तो सोचता हाँ शायद मैं ठीक हूं, दूसरे ने कह दिया गलत है तो फिर विचार हाँ शायद मैं गलत हूं। वो कंफ्यूज रहता है क्योंकि इसमें विचारशीलता नहीं है। तो असलियत में आदर्श युवक वो है जो विचारशील है। आप इस विषय में एक घटनाक्रम सुनेंगे जो सबके समझने वाली चीज है। एक बार की बात है, एक राजकुमार भरी जवानी में उसे वैराग्य हो गया, संयम दीक्षा ग्रहण करने का उसका मन हो गया। उसने भरी जवानी में दीक्षा ले ली, सन्यास ले लिया, साधु बन गया। राजमहल छोड़ दिए। राजमहल में हर प्रकार के सुख के साधन उसको मिलते थे, अनेक नौकर दास आदि उसकी सेवा में हमेशा रहते थे। अब वो साधु बन गया, अपने सीमित वस्त्र लेकर के वो गांव गांव नगर नगर डगर डगर विचरण करता है, विहार करता है, गमनागमन करता है। एक बार एक गांव में गया तो काफी चल लेने के बाद उसे थकावट हो रही थी, मन कर रहा था थोड़ा सा आराम कर लूं। तो थोड़ा सा आराम करने के लिए गांव के बाहर निकल गया। गांव के बाहर गहरे गहरे वृक्ष थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मैदान भी कुल मिला के साफ सुथरा सा ही था, लेकिन उसके नजदीक में एक पनघट यानी कुआं था, कूप था। तो उसने देखा कोई बात नहीं, जगह अच्छी है, प्यास लगी पानी पी लूंगा। उन्हें जमीन को बुहारा, कपड़ा सा बिछाया, लेट गया। नींद लेना चाहता है लेकिन नींद नहीं आ रही। उसको मन में ख्याल आया कि मेरे को आदत है सिरहाने की, मेरे सिराने में सिर के नीचे कोई पिल्लो कोई तकिया रहे, सिराना रहे तो जल्दी से नींद आ जाती है। तो उन्हें देखा यह तकिया सिराना पिल्लो कौन देगा, तो इधर उधर दाएं बाएं निगाह मारी तो एक ईंट पड़ी थी। उसने ईंट को उठाया, उसे अपना सिरहाना बना लिया। अब सिरहाना ईंट का लगा करके सोने का प्रयास कर रहा है। इतने में ही 2 4 5 महिलाएं सिर पर उनके घड़े हैं, कलश हैं और पानी भरने के लिए पनघट कुएं की तरफ जा रही हैं। तो उनमें से एक महिला ने देखा, सबने देखा कि एक जवान साधु सोया हुआ है। तो एक महिला के मन में ना जाने क्या सूझा, उसने अन्य महिलाओं से कहा अरे देखो देखो ये साधु कैसा है, साधु सो रहा है,
घर छोड़ दिया, घर बार छोड़ करके आया है, अब बेचारे को सिरहाना नहीं मिला तो देखो सिरहाने की जगह ईंट लगा रखी है। वाह 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 वाह। जैसे उसने कहा बाकी की महिलाएं हंस पड़ी। तो ये शब्द जो है कानों में साधु के टकराए। महिलाओं के जाने और साधु सोचने लगा, हाँ ठीक तो कह रही हैं, कहाँ तक मेरे को सिरहाना मिलेगा। और देखो ये महिलाओं ने ठीक कहा, अब इस सिरहाने की आदत तो छोड़नी पड़ेगी। उसने लिया, ईंट निकाल के साइड में रख दी और अपना स्वयं का हाथ सिर के गर्दन के नीचे लेकर के सोने का प्रयास करने लगा। इतने में वही महिलाएं पानी भर कर के वापस अपने घर की ओर जा रही थी। तो महिलाओं ने क्या देखा कि साधु ने ईंट हटा दी है। उनमें से वही महिला तुनक करके कहने लगी अपनी सहेलियों से, महिलाओं से, वाह वाह वाह, इतना गुस्सा इस साधु में भरा पड़ा है। अरे मैंने तो सहज रूप से कहा था कि सिराने पे ईंट लगा रखी है, देखो नाक पे इतना गुस्सा है, ईंट हटा के पटक दिया, अपना हाथ मोड़ के लगा रखा है। अब वो साधु जो है बड़ा बेचारा मन ही मन परेशान, ईंट लगाऊं तो ताना मारती हैं, हटाता हूं तो ताना मारती हैं। एक गंभीर महिला उनमें से थी। उस गंभीर महिला ने साधु के पास आके कहा कि देख, तुम साधु हो, उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूं, अनुभवी हूं, तुम साधु बन गए हो, तुम्हारी उम्र दिखती कि जवान हो, तो मैं तुम्हें एक शिक्षा दे रही हूं। दुनिया है, तुम जो कुछ करोगे दुनिया कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया करेगी, कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो तुम एक विचार करो, जो काम तुम्हारी अंतर आत्मा कह दे सही है, उस काम को तुम करते चले जाओ। दुनिया की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दोगे और तुम स्वयं विचार चिंतनशील नहीं होगे तो पग पग पर थपेड़े खाते रहोगे, पीड़ित परेशान रहोगे। समझदारी ये है, तुम स्वयं विचारशील बनो, किसी दूसरों के कहने पर बहको मत, विचलित मत हो। अंदर से तुम्हारा मन कहता मैं सही हूं, सही काम कर रहा हूं, तो मजबूती के साथ सही काम करते चले जाओ। तो हर युवक के अंदर विचारशीलता होनी चाहिए। आपको विचलित करने के लिए बहुत तरह के लोग नई नई बातें कहेंगे, लेकिन आप अपने विचारों पर दृढ़ रहें, विचार करें कि मैं क्या सही हूं, और अपने हितैषियों से सलाह करके अपनी विचारशीलता को मजबूत बनाओ। विचारशीलता के बाद आदर्श युवक के लिए कहा है कि वह कर्मशील हो। कर्मशील कहते हैं मेहनती, काम करने वाला, काम से जी ना चुराने वाला। जो कर्मशील होते हैं, मेहनती होते हैं, वो जीवन में सफल हो जाते हैं। और जो कर्मशील नहीं है, मेहनती नहीं है, खाली बैठे रहते हैं, तो भरी जवानी पर ग्रहण लग जाता है। ऐसे ऐसे युवक देखे हैं, मन के मुताबिक नौकरी नहीं मिली, मन के मुताबिक बिजनेस सेट नहीं हुआ, तो जवानी के जो खास साल होते हैं, आप 22 से 32 कह लो, 22 से 35, 38 तक कह लो, उस पीरियड में जिसने काम नहीं करा, ठल्ला बैठा है, खाली है, तो उसकी जवानी पर ग्रहण लग जाता है। आवश्यकता है कि हर युवक अवस्था में कर्मशील बने। कर्म चाहे किसी खेती बाड़ी में करे, चाहे अपने काम धंधे व्यापार में करे, चाहे नौकरी में करे, कहीं भी करे, लेकिन कर्मशील रहे, मेहनती रहे, पुरुषार्थी बन करके रहना चाहिए। एक उपमा दी जाती है, एक रूपक दिया जाता है। एक व्यक्ति ने साधना करी, साधना करके उसने एक यक्ष को सिद्ध किया, तो यक्ष सिद्ध हो गया। अब यक्ष जब सिद्ध हो गया तो यक्ष ने उस साधना करने वाले से कहा, मेरे लायक काम बताओ। उसने 2, 4, 5 काम जो भी आसपास में थे बता दिए। यक्ष ने फट फट सारे काम कर दिए। तो यक्ष अब खाली हो गया। तो यक्ष जैसे खाली होता है
वो आलतू फालतू काम, तोड़ फोड़ के काम, चीजों को बर्बाद करने के काम चालू कर देता है। तो उस यक्ष को साधने वाले का, क्या करते हो तुम? यक्ष ने कहा, देखो, या तो मुझे काम बताओ, काम नहीं बताओगे तो मैं तो उत्पात मचाऊंगा, मेरा स्वभाव ऐसा है। तो वो आदमी बड़ा परेशान, किसी अनुभवी से कहा कि भाई मैंने यक्ष को सिद्ध कर लिया, और यक्ष जो है जैसे खाली होता तोड़फोड़ मचाता है, क्या करूं, इसको काम कैसे बताऊं, काम इतने है नहीं। तो समझदार अनुभवी व्यक्ति ने कहा, देख, तो अपने आंगन में एक मोटी लकड़ी का डंडा कह लो या बल्ली कह लो, खंभा कह लो, गड़वा दो, और जैसे काम खत्म हो तो यक्ष को कहो इसके ऊपर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, जब काम होगा हम तुम्हें बता देंगे। और यक्ष को ड्यूटी पे लगा दिया, ऊपर नीचे चढ़ने होता है। यक्ष शांत हो गया। भरी जवानी में जिसके पास रचनात्मक काम नहीं है, वो घर में उत्पात मचाएगा, समाज में उत्पात मचाएगा, आवारा लड़कों की टोली बनाएगा, चोरी भी कर सकता है, व्यभिचार भी कर सकता है, नशा भी कर सकता है, और भी अनेक प्रकार के अपराध कर सकता है। जवानी की उम्र रचनात्मक कामों में बीते, खाली ना रहें, पुरुषार्थ करें, रचनात्मक कामों में अपने आप को लगाने का हमारे को प्रयास करना चाहिए। हमारे जैन समाज में युवा बहुत हैं, जो हमारी आबादी देश के अंदर है उसके हिसाब से ठीक ठाक हमारे युवक हैं, पढ़े लिखे अच्छे हैं, परसेंटेज पढ़े लिखे युवक युवतियों का काफ़ी है। ज़्यादातर युवक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद व्यापार में आ जाते हैं या नौकरियों में, और अच्छी नौकरियों में चले जाते हैं। कुछ कम पढ़े लिखे हैं, वो छोटे मोटे कामों में लग जाते हैं, अधिकांश कहीं ना कहीं लग जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा देखता और महसूस करता हूँ, युवाओं को लेके आज हर प्रवचनकार, हर चिंतक, हर माता पिता, हर समाज शास्त्री बड़ा चिंतित सा है कि युवाओं के लिए कुछ होना चाहिए, युवाओं को कैसे आकर्षित करें, युवाओं को कैसे समझाएं, युवाओं को समझाना बड़ा कठिन काम है, आदि आदि, ये बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं, अधिकांश युवक अपनी शिक्षा के द्वारा अच्छे मार्ग पर चल देते हैं। कुछ प्रतिशत युवक हैं जो विचलित हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, मार्ग भूल जाते हैं। उसमें कुछ उनकी यारी दोस्ती और संगत का प्रभाव होता है। कभी कभी पूर्व जन्म के संस्कार भी उसको इधर उधर भटका देते हैं। युवा लोग अच्छे रहें, अच्छी दिशा में चलें, ये सबकी शुभकामना हमेशा होती है। लेकिन हमारे समाज में युवाओं के लिए दो केंद्र हैं। एक है परिवार, जिसमें माता पिता, दादा दादी, इनकी विशेष भूमिका होती है। वो जितना हैंडल कर सकते हैं, जितना समझा सकते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ युवक पैसे की अति की वजह से बिगड़ जाते हैं। कुछ युवाओं पर माता पिता उतना समय नहीं देते जितना देना चाहिए, वो भी एक समस्या है। कभी कभी माता पिता, संघ समाज ये विचार करता है कि भाई युवाओं को संभालने का काम तो हमारे साधु सतियों का है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भाई युवक जो संत के पास आ नहीं रहा, और वो सिवाय पढ़ाई के, ट्यूशन के, कोचिंग के, नौकरी के, सुबह से शाम तक बिजी है, यार दोस्तों में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है, जब वो संतों के पास आ नहीं रहा और धैर्य उसके पास है नहीं कि मैं आज ही जाऊं और अभी जाऊं और महाराज तुरंत मुझे हाथों हाथ लें और मेरे को आज ही एक दिन में जादू की छड़ी घुमा करके संवार दें, ऐसा नहीं होता। उस युवा को भी धैर्य रखना होता कि मैं अपने संतों के पास गया हूं और डेली में जाऊंगा, 2 घड़ी बैठूंगा, बीच बीच में अपने जीवन से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगा, साधु जीवन के बारे में जिज्ञासा रखूंगा,
जैन धर्म और इतिहास और संस्कृति को जानने के प्रश्न में करूंगा और धीरे धीरे वो रचने पचने लगे। तो ऐसे सैकड़ों युवा संभलते हुए देखे गए हैं। आप और युवक ये चाहे कि आज गया और जाति सोने के पानी में डुबकी मारी और निकल के आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। उसके लिए धैर्य रखना होता है। लेकिन मैं इस प्रवचन के माध्यम से अपने संपूर्ण साधु समाज से भी एक बात कहना चाहूंगा कि संत साध्वी भी युवकों को संभालने के लिए अपनी तैयारी रखें। साधु संतों का प्रेजेंटेशन भी युवाओं के मतलब का रहे कि संत सबसे पहला काम क्या करें। संत साध्वी युवकों को समझें, युवकों के मनोविज्ञान और उनकी समस्याओं को जाने, उनकी साइकोलॉजी को जाने, युवाओं की रुचि को जाने। आपने पहले दिन ही, आपने मतलब साधु सती ने पहले दिन ही युवक पर कोई बात कह करके, कोई ऐसा व्यवहार दिखा करके बैड इंप्रेशन छोड़ा तो लौट करके दोबारा नहीं आएगा। तुम्हारे पास ही नहीं, किसी और के पास भी नहीं जाएगा। थोड़ा सा अपनी ओर से हम सबका दायित्व है कि युवाओं को संभालते समय विशेष हम जागृत होकर के उनको अच्छा समाधान मिले, उन्हें सुकून मिले, उनकी कुछ समस्या का समाधान दिखाई दे। ये काम तो है साधु सती का। और युवकों का काम है थोड़ा धैर्य रखें। पांचों उंगली एक सी नहीं है, हर साधु सती एक सा नहीं है, सबका ज्ञान कम ज्यादा हो सकता है, सबके समझाने में अंतर भेद थोड़ा थोड़ा हो सकता है। जीवन में कुछ जानने समझने सीखने के लिए धैर्य रखना होता है। मान लीजिए आपके कॉलेज में, स्कूल में 5-6 पीरियड लगते हैं, 6 टीचर या प्रोफेसर पढ़ाने वाले आते हैं। सबके पढ़ाने के तरीके अलग हैं, सबके समझाने के तरीके अलग हैं, सबका बाहर का प्रेजेंटेशन अलग अलग है। जब आप वहां बर्दाश्त कर लेते हैं तो आपको अपने साधु समाज में भी इस प्रकार की विचारधारा रखनी चाहिए। साधु साध्वी आज के हिसाब से अपने आप को तैयार रखें, भाषा के हिसाब से, जानकारियों के हिसाब से अपने आप को अपडेट रखें और युवाओं को आकर्षित करने के लिए, आकर्षित का मतलब व्यक्तिगत अपने से जोड़ने के लिए नहीं। कई बार मैं देखता हूं कि साधु साध्वी इसको बहुत बड़ी जीत मानते हैं कि 4 युवा मैंने अपने से जोड़ लिए। अपने से मत जोड़ो, धर्म से जोड़ो, टोटल संघ समाज से जोड़ो तो ज्यादा वरदान है। निजी आपने उनके सिर पे हाथ फेर फेर के पुचकार के अपने पास उनको लगा लिया, लग तो जाएंगे लेकिन संस्कार नहीं आएंगे। संस्कार देने के लिए उनमें जिज्ञासा पैदा करो, कुछ अच्छी बातें बतलाओ, कुछ अच्छी बातें उनके जीवन व्यवहार की समझाओ तो युवाओं में चेंजेस आएगा। और आते ही पहले दिन ही युवाओं को धड़ाधड़ जो है ये पचखान वो पचखान वो पचखान ले ले तो इससे भी कई बार युवक लोग बिदक जाते हैं, आने से कतराते हैं और नजदीक आने की कोशिश नहीं करते। एक ऐतिहासिक घटना मैं आपको कहता हूं जो सत्य है। हमारे देश में एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं लाला लाजपत राय। सबने नाम सुना है। लाला लाजपत राय स्थानकवासी अग्रवाल जैन थे। पंजाब में एक जगह है जगरांव, वहां के वो रहने वाले थे। और अभी तक तो हम लोग सोचते शायद थे, लेकिन इसी साल हमारे अमित राय जैन, रविंद्र कुमार जी जैन, इन लोगों ने ना जाने कहां से एक हस्तलिखित पत्र कहीं से खोजा है जो कि गुजराती में है। और गुजराती के अंदर लाला लाजपत राय के बारे में कुछ जानकारियां कि जैन है, स्थानकवासी। और हाँ, आपको जानकारी दूं कि जब जैन कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन राजस्थान में शायद बीकानेर के आसपास कहीं था तो वहां वो गए थे, तो उस प्रसंग पर कुछ ऐसा लिखा गया था। तो कहने का अभिप्राय कि एक तो कन्फर्म है जैन थे, स्थानकवासी थे, अग्रवाल जैन थे, कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस से भी जुड़े थे, आदि आदि।
तो जब लाला लाजपत राय अपनी भरी जवानी के दिनों में थे और उसमें पढ़ने के साधन बड़े शहरों तक सीमित थे, तो उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवीजन हुआ नहीं था, तो लाहौर में पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे। तो एक बार की बात है, वो छुट्टियों में घर आए हुए थे। तो जब घर आए हुए थे, सारे भाई बहन घर में इकट्ठे थे, तो उनकी माँ ने कहा कि देखो बच्चों, नाश्ता तब मिलेगा जब महाराज के दर्शन करके आओगे, जाओ स्थानक में और महाराज के दर्शन करके आओ। तो सारे बच्चे दर्शन करने के लिए गए। लाला लाजपत राय उन बच्चों में थोड़े से बड़े थे। अब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता, कोई कॉलेज में, अंतर तो आएगा ही। तो संत ने कहा लाला लाजपत राय जी से कि क्या करते हो? लाहौर में रहता हूं, हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा हूं, फला पढ़ाई मेरी चल रही है। तुमने जिमीकंद और हरी लिलोत्री वगैरह का त्याग करा है? नहीं महाराज, हॉस्टल में रहते हो, जैसा मिलता खाना पड़ता है। मैंने अभी कोई जिमीकंद और लिलोत्री हरी वगैरह का कोई मैंने त्याग नहीं करा। तुम कैसे नास्तिक हो? तुम कैसे जैन हो? तुम्हारे को अक्ल नहीं है, त्याग नहीं करते हो, कैसा जीवन जीते हो? कुछ बातें, वो संत बेचारे एकल विहारी थे, कुछ अकेले थे, कुछ थोड़ा स्वभाव तेज था, उन्हें लाजपत राय जी को थोड़ा सा डपट दिया। लाजपत राय जी को मन में रोष आया, संत से तो कुछ नहीं कहा, और अपने घर आते हैं, माँ को बतलाते हैं और कहा आज के बाद मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, आज के बाद मैं स्थानक में नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहते हैं कि लाजपत राय जी आगे चल कर के जैन धर्म से विमुख होकर के आर्य समाजी बन गए और जीवन के अंतिम समय तक वो आर्य समाजी की पहचान लेकर के ही दुनिया से गए। भाव कहने का क्या है कि एक संत के ना समझी की वजह से, एक संत के अति आग्रह और हठ की वजह से इतना बड़ा क्रांतिकारी विचारक व्यक्ति हमारे संघ समाज से टूट करके अन्यत्र छिटक जाता है। ये क्या है? नुकसान है। इस नुकसान की भरपाई नहीं होती। आवश्यकता है संत समाज भी युवाओं को संभालने के लिए अपने मनोविज्ञान को, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने चिंतन को युग के अनुरूप बनाए, युवाओं के अनुरूप बनाए, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से, साइकोलॉजिकल तरीके से हैंडल करने का काम उनको करना चाहिए। एक संघर्ष और देखने में आता है घरों में, समाजों में और राष्ट्र में। वो है पीढ़ियों का भेद। पीढ़ी क्या है? दादा है, पिता है, उनका पोता है, 3-3, 4-4 पीढ़ियां घर में, परिवारों में आमतौर पर देखने में आ जाती हैं। अब कोई ये सोचे कि जो सोच दादा या परदादा की है वो पोते पड़पोते की भी होनी चाहिए? नहीं, हर 20, 30, 40 साल में चीजें चेंज हो जाती हैं, परिवर्तन आता है, काम करने के ढंग बदल जाते हैं, शिक्षा का स्वरूप बदल जाता है। अभी हमारे देश में 35 साल के बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन किए गए हैं। तो युगानुरूप परिवर्तन, युग का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। हमारे साधुओं के जीवन में क्या पिछले 30-40 सालों में परिवर्तन नहीं आए? हमारे जीवन में परिवर्तन आए हैं। क्या देश की राजनीति में परिवर्तन नहीं आया? आया है। क्या ज्ञान विज्ञान में नहीं आया? वहां भी चेंज आया है। क्या देश में आयात निर्यात का स्वरूप नहीं बदला? वहां भी बदला है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, जिसका प्रभाव व्यक्ति, समाज, घर, राष्ट्र, देश, दुनिया सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो यह बात चल रही है पीढ़ियों का भेद, यानी जिसको हम कहेंगे समझने के हिसाब से जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप का प्रभाव जरूर आता है। एक जमाना था कि महिला को, लड़की को एक संस्कार दिया, भाई घूंघट निकालना है, घूंघट निकलता था। सिर ढके बिना बाहर नहीं जाना, तो कंवारी लड़की सिर ढके बिना बाहर नहीं जाती थी। दिन छुपे बाद घर से बाहर नहीं जाना, नहीं जाती थी। समय बड़ी तेजी से बदला।
और परिवर्तन आए। घूंघट थोड़ा ऊपर हुआ, ऊपर होते होते बिल्कुल हट गया। पहनावे में चेंज आ गया, एजुकेशन में चेंज आ गया, खान पान में चेंज आ रहा है। बड़े भारी परिवर्तन है। अक्सर घर और समाजों में और देश में एक झगड़ा देखने में आता है। घर का 70-80 साल का बुजुर्ग 20-22 साल के युवक को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। युवक या तो दब करके हाँ हाँ कर रहा है या जवाब देना शुरू कर देता है। अपना स्वयं का 60-65 साल का पिता है, 30 साल 35 साल का युवा है। पिता रोज अपना डंडा घुमाता और कहता है ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। एक ना एक दिन पिता पुत्र में टकराव पैदा हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि दादा और पिता नीचे वाले को ना समझाएं, संकेत करो, एक अच्छा उसको आइडिया दो, अच्छा विचार दो, समझाओ और कुछ चीजें उनके ऊपर छोड़ दो कि आपका विवेक समझ आप अपने हिसाब से जो है काम करने का प्रयत्न करो। कई बार साधु समाज में भी देखने में आता है कि एक पुराने संत हैं, बड़ी उम्र के संत हैं, वो ये चाहते हैं कल का नवदीक्षित मेरे हिसाब से तुरंत जब विनयशील बन करके एक एक क्रिया एक एक चीज मेरे हिसाब से कर ले। जहां नहीं होता है तो बाना छोड़ के भाग जाता है, टकराव पैदा होता है, अलग हो जाता है। तो ये विवाद जो है सब जगह देखने में आते हैं जनरेशन गैप के। भारत की आजादी का आंदोलन आज चाहे हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल और संगठन आजादी के आंदोलन को डिवाइड करके पेश करते हैं, विभाजित करके पेश करते हैं, लेकिन विभाजन करने की जरूरत नहीं है, आग लगाने की जरूरत नहीं है। आजादी के आंदोलन में दो तरह की विचारधारा के लोग थे, एक नरम दल वाले, गरम दल वाले। नरम दल और गरम दल ये बड़ा फेमस है इतिहास के अंदर। नरम दल में गांधी जी, नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू हैं, लाला लाजपत राय हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग थे जो नरम दल के लोग थे, जो विचार करते थे अहिंसात्मक आंदोलन चलाएंगे, शांति से अंग्रेजों से बात करेंगे और चर्चा वार्ता करके प्रेशर बना करके देश से इनको निकालेंगे। और क्रांतिकारी गरम दल वाले क्या कहते थे, हाथ में रिवॉल्वर ले लो, डंडे ले लो, पत्थर ले लो, मारो पीटो भगाओ, आग लगाओ, ऐसा करो वैसा करो। दोनों का लक्ष्य आजादी प्राप्त करने का था, नरम दल गरम दल। घर समाज के अंदर भी एक तरफ बड़े बुजुर्ग होते हैं, एक तरफ युवा होते हैं और अक्सर इनमें टकराहट देखने में आती है। कई संघों में अक्सर ये सुनने में आता है कि देखो देखो फला व्यक्ति की उम्र इतनी हो गई, बीमार रहते हैं, चला जाता नहीं, संस्था पे कब्जा करके बैठे हैं और हमारे जैसे युवाओं को मौका ही नहीं देते। उनकी शिकायत अपने आप में सही है। आज भारतीय राजनीति में चेंज आ रहा है। भाई 70 साल से बड़ी उम्र वाले को लोकसभा विधानसभा में चुनाव के लिए टिकट ना दिया जाए, संगठन में उनका उपयोग कर लो, बात सही है। तो युवाओं को मौका मिले ये भी आवश्यक है। तो युवाओं में बुजुर्गों में टकराव ना हो, इसके लिए समझदारी की आवश्यकता हर जगह थी, है और रहेगी। ये सबको अपनाना चाहिए। एक सुंदर सा दृष्टांत है, बड़ा बढ़िया है, प्रेरणादायी है, आप उसे कहीं भी लागू कर सकते हैं। एक पुराना सेठ था, खानदानी सेठ था और लंबी चौड़ी विशाल हवेली थी। हवेली से लगता हुआ उनका अपना खुद का एक बगीचा था जो बाप दादाओं के जमाने से लगा हुआ है। तरह तरह के पेड़ हैं, झाड़ झाड़ियां हैं, घास के लॉन हैं, इस प्रकार की स्थिति है। एक बार क्या हुआ, सेठ का नौजवान लड़का उस बगीचे में घूमने के लिए आया। संयोग से जूता चप्पल कोई पहन नहीं रखा था, नंगे पांव टहल रहा था। तो टहलते टहलते घूमते घूमते बड़ी सी सूल, कांटा, वो उसके पांव के बीच में बिंध गया, पांव को छेद दिया और खून आने लगा। खैर कांटा निकाला गया, खून निकल रहा था, मरहम पट्टी जो करनी थी करी। उस युवक को बड़ा गुस्सा आया, कमाल है, मैं घूमने गए, मेरे पांव में इतना बड़ा कांटा घुस गया। उसने गुस्से में आकर माली को बुलाया, जवान था ना।
गुस्से में आके माली को बुलाया, कहने लगे बात सुनो, ये बाग बगीचा है कबाड़ खाना है, देखो कैसे मेरा पांव लहू लुहान हो गया, कांटा मेरे पांव में घुस गया। तो वो माली को कहता है, नौजवान सेठ का लड़का, इस बगीचे को सारा उजाड़ दो, काट दो, नए सिरे से अच्छा बगीचा लगाओ, जहां कांटे झाड़ झंखाड़ सूल बबूल कुछ ना हो, ऐसा बगीचा लगाओ, इसे उजाड़ दो, काट दो, हटा दो। अब माली बड़ी दुविधा में, कैसे उजाड़ दूं, बड़े सेठ जी की आज्ञा तो है नहीं। खैर वो सेठ जी के पास गया और सेठ जी कहने, सेठ जी आज एक समस्या है। बोले बोलो। आपका पुत्र घूमने गया था, कहीं कोई कांटा सूल उसके पांव में चला गया, पांव से खून आ गया, वो बड़ा पीड़ित हुआ, गुस्से में है, मुझे बुलाया, उसने बगीचे को उजाड़ने के लिए कहा है कि उजाड़ दो, नए सिरे से लगाओ, आपका क्या आदेश है। तो वो कहने लगा, सेठ भी थोड़ा गुस्से में आ गया, उसको देख के चलना चाहिए, देख के क्यों नहीं चलता है, देखता कहीं है चलता कहीं है, और दोष बगीचे को देता है। फिर उन्होंने कहा सेठ जी ने, खबरदार जो तुमने बगीचे को उजाड़ा हो, ये बगीचा मेरे बाप दादाओं के समय का है, खबरदार जो मेरे बाप दादाओं के बगीचे को उजाड़ा हो, बिल्कुल उजाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब माली दुविधा में आ गया, टेंशन में आ गया, क्या करूं। एक तरफ बेटा कहता है उजाड़ दो, बाप कहता है हाथ लगाने की जरूरत नहीं, करूं तो करूं क्या। माली समझदार था, उसने उसी दिन से काम चालू किया। पूरे बगीचे में जितनी झाड़ियां थी, जितने कांटे थे, सूल थे, बबूल थे, चुन चुन करके उनको बगीचे से अलग कर दिया। अब वहां मखमली घास है, फलदार वृक्ष हैं, फूलों की झाड़ियां हैं और बड़ा सुंदर वातावरण बगीचे का कुछ ही दिनों के बाद अच्छा बन गया। एक दिन पिता पुत्र दोनों घूमने के लिए आए। पिता आज इसलिए खुश है कि माली ने मेरा कहना मान लिया और इस बगीचे को नहीं उजाड़ा, और पुत्र इसलिए खुश है आज ढूंढने के बाद भी एक भी कांटा, एक भी सूल, एक भी बबूल देखने में नहीं आ रहा। दोनों प्रसन्न है। अब प्रसन्नता का कारण क्या है। प्रसन्नता का कारण है कि वह माली सुधारवादी था, समन्वयवादी था। सुधारवादी उसे कहते हैं जो रोता झीकता नहीं, समस्या का समाधान ढूंढता, वो है सुधारवादी। अब एक पेंटिंग में कोई कमी है तो ब्रश लो, उसको कमी को ठीक कर दो। बार बार शिकायत करने का मतलब क्या है। अरे भी रास्ते में जूते पड़े हैं ना, साइड में हटा के रख दो, ठीक हो जाएगा। रास्ते में पत्थर पड़ा है, कंप्लेंट करते हो, रोते हो, झीकते हो, औरों को दोष देते, पत्थर उठाओ साइड में रख दो। तो देश में, समाज में, संघ में, परिवार में समस्याएं हैं तो उनके प्रति हम सुधारवादी बने, ऐसे ही जैसे माली था। और हम समन्वयवादी बने, जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले ना बने। माली ने अपने प्रियतम से पिता पुत्र के संघर्ष को टाल दिया सुधार करके। तो सुधार करने से स्थितियां अच्छी बनती हैं। ऐसा हम सबको प्रियतम अपने जीवन के अंदर अवश्यमेव करना चाहिए। हमारे धार्मिक और सामाजिक समाज का नेतृत्व कौन करता है। पहले बड़े लोग करते हैं। बड़े लोगों के नीचे बी टीम होती है। बी टीम की उम्र 30, 35, 40, 45 कुछ भी हो सकती है। ए टीम के नीचे बी टीम धीरे धीरे तैयार होती है और तैयार होकर के वह जो है समय आने पर संघ समाज का नेतृत्व करती है। आज हमारे जो सामाजिक संस्था है ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे लोग आज कॉन्फ्रेंस में नेतृत्व वो लोग कर रहे हैं जो अपनी जवानी में युवा कॉन्फ्रेंस में थे। युवा कॉन्फ्रेंस से संवरते 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 जो है वो आज बड़ी कॉन्फ्रेंस को संभाल रहे हैं। कभी कोई युवक कांग्रेस में था, आज बड़ी कांग्रेस में है। कभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में था, आज वो बीजेपी के बड़े नेतृत्व को संभाल रहे हैं। पहले कोई एनएसयूआई में था, कोई एबीवीपी में था, वहां से संवर के आगे निकले हैं। तो जवानी के दिनों में धीरे धीरे एक अच्छा कार्यकर्ता अनेक गुणों को अपने जीवन में स्थान देता है, लोगों की निगाह आती है और वो एक अच्छा कार्यकर्ता बनके फिर आगे बड़ी संस्थाओं का
नेतृत्व करने का गुण अपने आप में विकसित कर लेता है। हमारे संघ समाज में जो नवयुवक आते हैं उनमें कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो एक अच्छे आदर्श कार्यकर्ता के गुण होते हैं, और यदि ऐसे गुण जीवन में विकसित होते हैं तो आप संघ समाज के लिए वरदान बन जाते हैं। आदर्श कार्यकर्ता कौन है? जो संयमी है। संयमी, खान पान का संयम, बोलने का संयम, काया का संयम, कई प्रकार के ऐसे अच्छे नियम पचखान हो जिसमें उसका जीवन अच्छा बनता है, संयमी हो। वह युवक जो आदर्श कार्यकर्ता बनना चाहता है वो सादगी वाला हो। अब सादगी का मतलब ये नहीं कच्छा बनियान पहन के घूम ले। सादगी का अभिप्राय कि ज्यादा चटक मटक ना दिखाए और संघ समाज में अपने एक अच्छी स्थिति में रह के काम करे। मेहनत में भरोसा करे, श्रमनिष्ठा, कि जब मेहनत में भरोसा करते हैं तो ऐसे में वो कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ता है, संघ समाज में एक अच्छा नेतृत्व बन के उभरता है। और ऐसे जो हमारे युवक हैं अच्छा कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, उनके स्वभाव का हिस्सा बने सौहार्द, हर किसी से लड़े नहीं, बात बात में उत्तेजित ना हो, बड़ों की विनय करे, छोटों को प्यार दे, बराबर वालों के साथ समान व्यवहार करे, सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखे। अच्छा कार्यकर्ता वो है जो सेवा भावी है, सेवा करता है, संघ की, समाज की, साधु की, साध्वी की, साधर्मियों की सेवा करने वाला कार्यकर्ता सही कार्यकर्ता है। तो ये जो है आदर्श कार्यकर्ता हैं जो कि जीवन में आगे बढ़ते हैं। आदर्श कार्यकर्ता वो जो श्रद्धा और आस्था से मजबूत हो। श्रद्धा आस्था किसके प्रति? देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था हो। घर में माता पिता दादा दादी के प्रति आस्था हो। संघ समाज में हमारे जो संघ समाज के लीडर हैं, जो बड़े हैं, उनके प्रति आस्था और श्रद्धा हो। और अच्छा कार्यकर्ता वो है जो काम को कल पे टाले नहीं, कल 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 ना करे, आज का काम आज निपटाए, तुरंत फैसला करे और काम को ढील ना दे, तुरंत काम को करे। अच्छा कार्यकर्ता वो है जो योजना बना के काम करे। ये नहीं कि तड़क भड़क में फट 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 जो है आधा अधूरा काम बीच में छोड़ दिया, ऐसे नहीं। प्लानिंग करे, योजना बनाए और काम को पूरा करने का प्रयत्न करे। अच्छा कार्यकर्ता वो है जो किसी से भी सलाह और परामर्श करने में संकोच ना करे। मुझे सलाह लेने में शर्म आती है, कोई कहे तुझे पता भी नहीं इस बात का, लेकिन नहीं, अच्छा कार्यकर्ता वो जो किसी से भी सलाह मशवरा करने में संकोच नहीं करता। अच्छा कार्यकर्ता वो है जो सकारात्मक सोच रखता है, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, कि जीवन में नेगेटिविटी नहीं है। फलाने का ये काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा, और सकारात्मक सोच करके काम कर दे। नकारात्मक वाला पहले नाक मार देता, नहीं मुश्किल लगता है, कैसे होगा, असंभव है, कठिन है, नहीं, सकारात्मक सोच रखे। और आगे कहा है अच्छे कार्यकर्ता की पहचान कि दोषारोपण करना छोड़ दे। फलाने ऐसा नहीं किया, फलाने कोऑपरेट नहीं किया, फलाने सहयोग नहीं करा, इसलिए काम नहीं हुआ, नहीं, औरों पे दोषारोपण ना करे, अपनी कमी देखे, अपने को सुधारे और अच्छा काम करे। और मजा तो तब है कुछ नया चिंतन, नया काम करते हुए समाज में एक आदर्श उपस्थित करने का काम करे। तो ऐसे जो आदर्श कार्यकर्ता हैं वो संघ समाज में बड़ा अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं और समय आने पर बड़ी बड़ी संस्थाओं का नेतृत्व करने में वो समर्थ हो जाते हैं। एक बात मैं आप सबसे कहूंगा और अपने आप से भी कहूंगा, सब साधु सतियों से भी कहूंगा, श्रावक श्राविकाओं से भी कहूंगा कि कार्यकर्ता कभी हायर नहीं किए जाते, खरीदे नहीं जाते। कार्यकर्ता हमारे को स्वयं संघ समाज में घड़ने होते हैं, और वो कार्यकर्ता युवक भी होते हैं, युवतियां भी होती हैं, श्रावक भी होते हैं, श्राविकाएं भी होती हैं। आज के जमाने में महिला कार्यकर्ताएं बड़े अच्छे अच्छे काम करके दिखा रही हैं, अच्छी अच्छी संस्थाओं का नेतृत्व कर रही हैं। तो हम अपने संघ समाज में ऐसा विचार करके चलें कि हमारे को अच्छे कार्यकर्ताओं को घड़ना है, घड़ना यानी तैयार करना है, संस्कारित करना है। यदि हमारी चेन टूटी तो नेतृत्व विहीन होंगे,
तो नेतृत्व विहीन ना हो, तो इसके लिए अच्छे कार्यकर्ताओं को घड़ने का दायित्व हमारा, आपका, सभी का संयुक्त रूप से हमारी जिम्मेदारी है। एक चीज हमें आपको सभी को सोचनी चाहिए कि कार्यकर्ता को हम आदर, मान और प्यार, स्नेह जरूर दें। साधु को पता है कि ये कार्यकर्ता अच्छा काम करता है, यदि साधु उसके लिए 2 शब्द बोल दे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल इसलिए बोले कि ये खुश हो जाएगा, मेरे से जुड़ जाएगा, नहीं, वो भावना नहीं। काम करता है तो वाकई में 2 शब्द बोले, उसका उत्साह बढ़ेगा। और कभी कभी कार्यकर्ता प्रशंसा सुन करके बिगड़ भी जाता है। ये कार्यकर्ता को देखना कि मैं बिगड़ूंगा या सुधरूंगा। प्रशंसा तो काम की हो रही है, मन में घमंड बढ़ रहा है, मैं काम करता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा मन में ना पाले। विचार करे, काम की प्रशंसा है, काम करूंगा तो नाम तो अपने आप होगा। तो इस प्रकार का विचार सबको रखना चाहिए और संघ समाज के बड़े बुजुर्ग लोग युवाओं का उत्साह बढ़ाएं, उनको प्यार दें, स्नेह दें। कभी भी नौजवान नवयुवकों के साथ वेतन भोगी कर्मचारी जैसा व्यवहार ना करें कि जैसे हमने इनको कोई खरीद रखा है, ताने मारना, कोई चोट मारना, ऐसा कोई बात उनको ना कहें, क्योंकि नौजवान बड़े सेंसिटिव होते हैं। वो किसी बात को लेकर हर्ट हो जाएं तो बिदक करके भाग सकते हैं। तो उनको प्यार दें, स्नेह दें और उनमें गंभीरता का गुण उत्पन्न हो। और एक चीज मैं सभी लोगों से कहूंगा, जो बड़े लोग हैं खास तौर पर, लोग थोड़ा उस पर कम विचार करते हैं। जब जब संघों में 60 साल से ऊपर वाले लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और महीनों महीनों, सालों साल लड़ते हैं, तो आपके अपने घरों के नौजवान लड़के उस लड़ाई का दुष्प्रभाव ये लेते हैं, बेकार है धर्म स्थान में जाना, जब हमारे पिताजी, दादाजी, ताऊजी, चाचा जी लड़ते ही रहते हैं तो बेकार है जाना। उन पर नेगेटिव प्रभाव जाता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति प्रभाव को नहीं देखता, वो देखता मेरा अपना खुद का प्रभाव, नौजवान जाए भाड़ में। ऐसी सोच गलत है। हमारे को जीवनदायी, समयदायी कार्यकर्ताओं को आगे लाना होगा। और हर व्यक्ति, उम्र का कोई बंधन नहीं, अधिकार और कर्तव्य 2 चीज हैं। अधिकार और कर्तव्य, अधिकार सब मांगते हैं, लेकिन कर्तव्य निभाने वाले भी होने चाहिए। तो तब जाकर के जो है जीवन अच्छा बनता है, जीवन आगे बढ़ता है। जो भी नौजवान मेरी बात सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, बड़े लोग हैं, वो युवाओं को बतलाएं कि धर्म संघ में आप आते हैं, अनेक संस्थाओं में आप अपना भूमिका अदा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मूल रूप से अपने मन में एक बात बैठा के रखो, हम कितने ही समाज में काम कर लें, लेकिन मूल क्या है? मूल है धर्म। ऐसा युवा जो काम तो बहुत करता है, लेकिन जैन धर्म की ABCD आती नहीं, तो ऐसे कार्यकर्ता कभी भी विचलित हो सकते हैं और वो समाज का पूरा नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कभी उनका कोई निर्णय समाज को गलत दिशा में भी ले जाए। तो इसलिए सारे नौजवानों से मैं एक बात कहूंगा कि आप जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को भी थोड़ा थोड़ा जानें, और जिसको कहूंगा सामान्य तत्वबोध, कि सामान्य बेसिक जानकारी, स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान जैन धर्म का होना चाहिए। और ऐसे युवा जो ज्ञान ध्यान से संपन्न है, वो समय आने पर एक अच्छा श्रावक भी बनते हैं और कार्यकर्ता तो वो होते ही हैं। और मैं युवाओं से कहूंगा, अनाप शनाप फिजूल खर्चियों को घटा करके रचनात्मक कामों में आप अपने पैसे को लगाने का खास ध्यान रखें। मैं आज के युवाओं से कहूंगा कि आप युवा हैं, अनेक गुण आपके अंदर हैं, लेकिन जीवन को ग्रहण लगे ऐसा कोई काम नहीं करना। आपको सभी प्रकार के 7 प्रकार के दुर्व्यसन, इनका त्याग करना चाहिए। पान पराग, गुटखा, जर्दा, तंबाकू, शराब, सट्टा, जुआ आदि आदि ऐसे जो भी कोई दुर्व्यसन है,
उनको एक झटके में छोड़ना चाहिए। एक लत है, 10 साल 5 साल भी आपने अपना ली, फिर इसको छोड़ना कठिन हो जाता है। और एक बात मैं सभी युवाओं से कहूंगा, और उसमें युवा भी और बड़े भी सब आ जाते हैं। कई बार मैं क्या देखता हूं, जैन धर्म या समाज में कुछ कमी दिखती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी भूमिका ऐसी अदा करते हैं, देखो हमारे समाज में कमी, हमारे संघ में ये कमी, और दूर खड़े हुए टिप्पणी करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये विचार करना चाहिए, इस बात को आप अपने मन में बैठा लें कि धर्म हमारा, समाज हमारा, समस्या हमारी, समाधान भी हम ही ढूंढेंगे। समाधान देने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, समाधान भी हमें ही ढूंढना है। तो आवश्यकता है कि हम इस दृष्टिकोण को अपने जीवन के अंदर अपना करके चलें, जीवन को अच्छा बनाएं। ये मैंने कुछ बातें युवाओं के लिए कही हैं, युवा इनको सुने समझें। अभी नहीं सुन पाए हैं, बाद में सुने, लेकिन सुन करके कुछ बातों को अपने पल्ले गांठ मारें, तो आपका जीवन अच्छा, सुंदर और प्रभावशाली आपका जीवन बनेगा।